नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सत्वायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे ऋतु संधि या फिर यमदंष्ट्रा के बारे में। ऋतु संधि या फिर यमदंष्ट्रा जब सीजन में चेंज होता है, यानी कि जब वातावरण बदलता है, मौसम बदलता है, तो क्या परिवर्तन हमें अपने खान पान में, अपनी जीवन शैली में, दिनचर्या में करने चाहिए और वो क्यों आवश्यक हैं, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। विशेषतः दिवाली के बाद ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उचित आहार और उचित जीवन शैली का पालन करें। तो क्या है ये यमदंष्ट्रा और ऋतु संधि, इनका पालन हमें क्यों करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए इनका पालन करते समय, इन सब के बारे में जानेंगे हम आज के वीडियो। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसमें ऋतु, देश, काल, इन सभी के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है वो अपनाने के लिए बताया जाता है। और अगर आप इस तरह की जीवन शैली का पालन करते हैं तो आप सभी प्रकार के रोगों से बचे रहते हैं। इसी में ऋतु के अनुसार जिस जीवन शैली का पालन करने के लिए बताया जाता है उसे ऋतुचर्या कहते हैं। जैसे कि शरद ऋतु जो अभी चल रही है, यानी कि ऑटम सीजन, उसमें हंसोदक का पान करने के लिए बताया गया है, यानी कि मून वाटर, जो रात भर चंद्रमा के प्रकाश में रखा जाता है, चंद्रमा की शीतलता से शीतल हुआ ऐसा जल पीने के लिए बताया जाता है और इसे ही हंसोदक कहा जाता है। ऐसे ही शरद ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए, पित्तवर्धक आहार विहार जैसे कि दही वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही पित्त शामक जो चीजें हैं उनका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा रक्त मोक्षण कराने के लिए बताया जाता है। ये सारी चीजें शरद ऋतुचर्या कही जाती हैं। इसके बाद आती है हेमंत ऋतु, यानी कि ठंडी की ऋतु। और ठंडी की हेमंत ऋतु में बताया जाता है कि कोष्ण जल यानी कि हल्के गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा भूख बहुत बढ़ी हुई रहती है, इसीलिए उसके अनुसार आहार विहार का सेवन करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनना चाहिए। इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं जिसे कि हेमंत ऋतुचर्या कहा जाता है। तो इसलिए ये हेमंत ऋतुचर्या और शरद ऋतुचर्या, इनका अपनी अपनी ऋतु में अगर हम पालन करते हैं तो हमें उस ऋतु में संबंधित रोग नहीं होते। ऋतु संधि, ऋतु संधि का मतलब होता है सीजनल वेरिएशन, मतलब कि जब दो ऋतुएं आपस में मिलती हैं वो समय कहा जाता है ऋतु संधि। ऋतु संधि के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि जब पहली ऋतु बीत रही होती है उसके लास्ट 7 डेज यानी कि आखिरी हफ्ता, आखिरी सप्ताह, और जो नई ऋतु आती है उसका पहला सप्ताह, पहला हफ्ता, पहले 7 दिन, ये दोनों मिलाकर जो 14 डेज 14 दिन होते हैं उन्हें ऋतु संधि कहा जाता है। और इस ऋतु संधि में विशेषता कहा जाता है कि दोनों ऋतुओं की जो चर्या का परिवर्तन है वो पादांशिक क्रम में यानी कि धीरे धीरे करना चाहिए। अगर आप एक एक करके ये परिवर्तन नहीं करते हैं तो असात में जन्य रोग हो जाते हैं। जैसे कि शरद ऋतु में आपको बताया गया है शीतल जल का पान करने के लिए, वहीं हेमंत ऋतु में बताया गया है कोष्ण यानी कि हल्के गर्म पानी का सेवन करने के लिए। इसलिए अगर आप अचानक शीतल जल को छोड़कर गर्म पानी का सेवन करने लगते हैं तो कई बार असात्म से जन्य रोग होने लगते हैं। इसलिए ये परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए, यही है ऋतु संधि। ऋतु संधि में रोगों का अधिक होना बताया जाता है क्योंकि एक ऋतु से दूसरी ऋतु की चर्या का परिवर्तन धीरे धीरे नहीं किया जाता है। यही कारण है कि कई सारी मॉडर्न स्टडीज़ में भी, जैसे कि इस स्टडी में ये बताया गया है कि सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी इन्फेक्शन से होने वाले रोग ही नहीं बल्कि कई सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भी इस ऋतु में, इस ऋतु संधि में जब सीजनल वेरिएशन होता है तो बढ़ जाती है। हालांकि इनका कारण किसी भी मॉडर्न स्टडी में नहीं बताया गया है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सीजनल वेरिएशन के समय ऋतुचर्या का पालन न करने के कारण, पादांशिक क्रम से आहार विहार का परिवर्तन न करने के कारण इस तरह के रोग होते हैं, ये कहा जाता है। कोरोना के काल में भी हमने देखा कि जो मुख्य ऋतु संधियां थीं उनमें ही इस तरह के रोगों का जो पीक था वो ज़्यादा देखा गया। जैसे कि मार्च अप्रैल का समय, जबकि ठंड से गर्मी की ऋतु संधि होती है, यानी कि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की ऋतु संधि होती है, उस समय ज़्यादा देखा गया कोरोना का होना। ऐसे ही जब गर्मी से वर्षा ऋतु आती है, यानी कि अगस्त, जुलाई अगस्त का समय, उस समय भी बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट का बढ़ना देखा गया।
बरसात से और शरद ऋतु से जब ठंड आती है, यानी कि कार्तिक और मार्गशीर्ष के बीच का जो समय होता है, यानी कि नवंबर का जो समय होता है, अक्टूबर नवंबर का समय, उसमें भी कोरोना पेशेंट का बढ़ना देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि ऋतु परिवर्तन के समय, सीजनल वेरिएंस के समय अगर आहार विहार और जीवन शैली का ठीक से प्रयोग नहीं किया जाता है तो शरीर में दोषों का परिवर्तन, साथ में असात्म जन्य रोगों के कारण शरीर की इम्यूनिटी और वीक होती है और ज़्यादा इस तरह के रोगों के होने की समस्या देखी जाती है। अब बात करते हैं यमदंष्ट्रा के बारे में। यमदंष्ट्रा के बारे में सारंगधर संहिता में बताया गया है कि कार्तिक मास के जो अंतिम 8 दिन होते हैं और मार्गशीर्ष यानी कि अगहन भी जिसे कहा जाता है उसके जो पहले 8 दिन होते हैं, ये 16 दिन यमदंष्ट्रा कहे जाते हैं। यमदंष्ट्रा का शाब्दिक अर्थ होता है यमराज से काटे जाना वाला समय, यानी कि यम से दंष्ट्रा जो समय हो सकता है उसे यमदंष्ट्रा कहा गया है। इसलिए इसमें कहा गया है स्वल्पो भुक्तो ही जीवति, मतलब जो स्वल्प यानी कि अल्प आहार लेते हैं, कम मात्रा में भोजन करते हैं, वही जीवित रहते हैं। तो इसलिए क्योंकि यमदंष्ट्रा का समय शरद ऋतु से हेमंत ऋतु में परिवर्तन का समय होता है। शरद ऋतु जो कि एक गर्म ऋतु मानी जाती है, पित्त वृद्धि की ऋतु मानी जाती है, उससे हेमंत ऋतु जो कि एक ठंडी ऋतु है, उसमें जो परिवर्तन का समय है वही है यमदंष्ट्रा। यमदंष्ट्रा का काल जो है यानी कि नवंबर 3rd वीक और नवंबर 4th वीक माना जाता है। पूरे विश्व में देखा गया कि इस काल में कोरोना के केसेस की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। इसके अलावा यदि भारत में देखा जाए तो कार्तिक मास की अमावस्या यानी कि दीपावली के त्योहार के आगे और पीछे बहुत सारी भोजन संबंधी जो अनियमितताएं हैं हमारे जीवन में आती हैं, यानी कि बहुत तरीके का अनुचित आहार विहार। इसके अलावा पटाखों के कारण पूरे वातावरण में बढ़ा हुआ प्रदूषण, इसके अलावा साफ सफाई, इन सभी के कारण कम्युनिकेबल यानी कि इन्फेक्शन से होने वाले जो रोग होते हैं वो तो बढ़ते ही हैं, साथ ही कई सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि एलर्जीज हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं, ये सारे भी बढ़ जाते हैं। स्किन में होने वाले अन्य तरीके के नॉन कम्युनिकेबल जो रोग होते हैं, स्ट्रेस की बीमारियां होती हैं, रक्त से संबंधित रोग होते हैं, ये भी इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए यमदंष्ट्रा के काल में भोजन और जीवन शैली का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए सत्वायु आयुर्वेद सिर्फ आपको हैप्पी दिवाली विश नहीं करता, हम आपको विश करते हैं हैप्पी आफ्टर दिवाली। मतलब दिवाली के बाद हम उचित आहार लें, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।